फिर से स्वागत है आप लोग का मेरी अगली वीडियो में। इस कार्टून बुक में मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए चैप्टर 1 का पार्ट 1 आपने ऑलरेडी देख लिया होगा अभी तक। अगर अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप देख सकते हो, उसका लिंक मैंने आई बटन पे दिया, उस पर क्लिक कर आप उसे जाके देख लो। यहाँ पे मैं अगली स्टोरी लेके आ गया हूँ जो नेपोलियन हिल, जो कि इस बुक के ऑथर है, वो बताते हैं। अगली स्टोरी है 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। ठीक है, इसमें नेपोलियन हिल सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो सबसे कॉमन कारण होता है, ज्यादातर लोगों का फेल होने का सबसे कॉमन कारण यही होता है कि वो क्विट कर देते हैं। जब भी वो कोई काम शुरू करते हैं और उनको हल्का सा डिफीट मिलता है या फिर वो डिफीट टेम्पररी होता है, मतलब वो थोड़ी देर के लिए हार मिलती है उनको, तो वो काम को क्विट कर देते हैं। इसी वजह से वो फेल हो जाते हैं। अगर वो क्विट ही ना करें उस डिफीट की वजह से और वो आगे बढ़ते जाएं तो वो फेल नहीं होंगे। ठीक है, और जो इंसान क्विट करता है उसको बाद में जाके उसका जो है रिग्रेट जरूर होता है, अफसोस होता है कि मैंने क्यों क्विट किया वो काम। ठीक है, तो ये चीज ऑथर बोलते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है। जो एक अंकल रहते हैं और एक डैरबी रहता है, डैरबी और उसके अंकल रहते हैं। तो वो उनको जो है गोल्ड फीवर मिल जाता है, कहीं से उनको पता चल जाता है कि गोल्ड प्रेजेंट है वेस्ट की तरफ। तो वो जो है वेस्ट की तरफ चले जाते हैं गोल्ड को निकालने के लिए और अमीर होने के लिए। लेकिन उनको ये चीज नहीं पता होता है कि जो ज्यादातर गोल्ड होता है वो आपके दिमाग से निकाला जाता है, ना कि जमीन से निकाला जाता है। इसके बारे में उनको नहीं पता होता कि गोल्ड जो है वो आपके दिमाग से ज्यादा निकाला जा सकता है जमीन की कंपैरिजन में। इसका कहने का मतलब है कि आपके दिमाग से आपका दिमाग जो है वो ज्यादा पैसा प्रोड्यूस कर सकता है एज कम्पेयर टू गोल्ड के कंपैरिजन में दिमाग आपका ज्यादा पैसा प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं, अपना जो फावड़ा वगैरह होता है लेते हैं, पिक एंड शोवल जिसको बोलते हैं उसको लेते हैं और वो चले जाते हैं अब वेस्ट की तरफ पे उसको खुदाई करने, गोल्ड को निकालने के लिए। वहां पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, लेकिन जो उनका लालच होता है गोल्ड के लिए वो काफी ज्यादा डेफिनेट होता है। और कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद जो है उन्हें जो है एक शाइनी ओर भी मिल जाता है। लेकिन उस ओर को बाहर निकालने के लिए, सरफेस पे लाने के लिए उनको मशीनरी चाहिए होती है। उनके पास पैसे नहीं होते मशीनरी खरीदने के लिए, तो वो क्या करते हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक उस जगह को जहां पे माइन वो किए होते हैं उसको ढक देते हैं और चुप्पे से वापस चले जाते हैं अपने घर, जो कि विलियम्सबर्ग है, मैरीलैंड। और वहां पे उस अपने रिलेटिव्स और सारे आस पड़ोस के लोगों को इसके बारे में बताते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे पैसा दे दो ताकि मैं मशीनरी खरीद सकूं और गोल्ड निकाल सकूं। तो उनके जो रिलेटिव्स होते हैं और उनके पड़ोसी वाले होते हैं वो उस पर भरोसा करके उसको पैसा दे देते हैं और वो मशीनरी को मंगा लेता है, ऑर्डर कर देता है, उसको मशीन मिल जाती है। जैसे मशीन मिलती है तो अंकल और डर्बी वापस से अपने माइन के पास चले जाते हैं। हाँ, और जब ओर को माइन किया जाता है तो मशीनरी के थ्रू माइन किया जाता है, तो जैसे ही ओर बाहर आता है उसको स्मेल्टर को बेच देते हैं। और जो पहली बार जब उसको पहला जो राउंड होता है, पहले राउंड में ही इतना अच्छा उन्हें रिटर्न मिल जाता है, तो उससे उनको पता चल जाता है कि जो उन्होंने माइन ढूंढी है गोल्ड की वो बहुत ही बड़ी माइन हो सकती है पूरे कोलोराडो में। थोड़ा सा और गोल्ड अगर निकल आए तो हमारे ऊपर जितने भी कर्ज हैं जो मैंने अपने रिलेटिव से लिए हुए हैं और जो मैंने अपने पड़ोसी से लिए वो सारे उतर जाएंगे। सिर्फ कुछ और निकल आए गोल्ड उसके अंदर से बस्ता भी, उसके बाद से मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं डर्बी और अंकल। तो वो जैसे जैसे खोदते खोदते अंदर जाते हैं जमीन के, वैसे वैसे उन दोनों की उम्मीदें बढ़ती चली जाती हैं। और कुछ होता है अचानक से कि जो वेन होती है गोल्ड की वो दिखना बंद हो जाती है। गोल्ड की वेन जैसे आपके हाथ में नस होती है, बिल्कुल उसी तरह पत्थर में सोने की नस होती है। तो उस नस को ही वो निकालते हैं बाहर मशीनरी के थ्रू और फिर उसको वो स्मेल्टर को देके बेच के उससे पैसा ले लेते हैं। तो यही प्रोसेस होता है। तो वो जो नस दिख रही थी पत्थर में सोने की वो दिखना बंद हो जाती है और जो बोल सकते हो वो बहुत उदास हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो है वो डेस्परेटली, मतलब बहुत ही उम्मीद में वो खुदाई करते रहते हैं कि अब मिलेगा मुझे वेन, अब मिलेगा, बट उन्हें वेन नहीं मिलता। फाइनली वो यही सोचते हैं कि क्विट किया जाए और वो जितनी भी मशीनरी होती है वो एक जंक मैन को बेच देते हैं, $100-200 में कुछ ऐसे ही बेच देते हैं। फिर वो जो है ट्रेन पकड़ के वापस घर चले जाते हैं। ज्यादातर जो है जंक मैन बेवकूफ होते हैं, पर ये वाला नहीं जिसको इन लोगों ने मशीनरी बेची होती है। वो जो जंकमैन होता है वो क्या बोलते हैं, माइनिंग इंजीनियर को बुलाता है और उससे बोलता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करे। तो इंजीनियर जो है वो बोलता है कि प्रोजेक्ट फेल हो गया है इस वजह से क्योंकि जो इसके पहले यहाँ खुदाई कर रहे थे, मतलब जो डर्बी और अंकल यहाँ पे खुदाई कर रहे थे, उनको फॉल्ट लाइंस के बारे में नहीं पता था। यहाँ कुछ फॉल्ट लाइंस थी, इसी वजह से प्रोजेक्ट फेल हो गया। और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बस 3 फीट की दूरी पे सोना मिल जाएगा। जैसे आप 3 फीट और खुदाई करोगे आपको सोना मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली वही होता है। फिर उसके बाद जो क्या बोलते हैं जंकमैन होता है वो खोदता है और 3 फीट के बाद उन्हें सोना सच में मिल जाता है और फिर उसको जंकमैन बेचता है और मिलियंस ऑफ द डॉलर उससे कमा लेता है क्योंकि उसे पता है कि क्विट करने से बहुत अच्छा है कि मैं किसी एक्सपर्ट से काउंसल लूं और फिर उससे पूछूं कि क्या करना है।
इस वजह से वो इतना सारा पैसा वहां से कमा लेता है। और जो ज्यादातर पैसा होता है, मतलब यहाँ पे जंकमैन तो प्रॉफिट में आ गया, बट उनको तो लॉस हो गया ना, डर्बी और क्या बोलते हैं उनके अंकल को लॉस हो गया। तो ज्यादातर जो पैसा होता है मशीनरी में लगाया गया होता है वो डर्बी ही लगाता है। डर्बी उस टाइम थोड़ा यंग रहता है, उसके पास पैसा ज्यादा रहता है, तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है। बट लेकिन जो पैसा उसके नेबर्स और रिलेटिव्स देते हैं वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन डर्बी जो है और उसके अंकल मिलके वो सारा पैसा 1 साल के अंदर चुका देते हैं धीरे धीरे, किसी न किसी तरह। बहुत समय के बाद डर्बी जो है इससे सीखता है कि उसको पता चलता है कि 3 फीट के बाद गोल्ड था, बट मैंने 3 फीट के पहले रुक गया। तो उसको इस बात से काफी रिग्रेट भी होता है कि उसके हाथ से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी चली गई। लेकिन वो उससे रिग्रेट करने के बजाय उससे 4 बातें सीखता है और अपने ऊपर लागू करता है। और लागू करने के बाद वो कुछ साल बाद जो है, काफी साल बाद, वो उससे काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता है। मतलब वो जो $1 मिलियन जो गोल्ड से उसको मिलने वाले थे प्रॉफिट, उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट वो उस एक्सपीरियंस से कमा लेता है। उस एक्सपीरियंस से सीखकर दूसरे काम से उससे कई ज्यादा प्रॉफिट बना लेता है। वो कौन सा काम है अभी बताने वाला हूँ। उसको ये चीज पता चल जाती है कि एक डिजायर है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड में। हाँ, और यही सेम चीज वो अप्लाई करता है। मतलब जो इसका एक्सपीरियंस होता है, जो वो सीखता है गोल्ड माइनिंग से, जो एक्सपीरियंस उसको मिलता है कि 3 फीट से रह गया, नहीं तो उसका सोना मिल जाता है, उस एक्सपीरियंस को वो लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में लगा देता है। वो लाइफ इंश्योरेंस का जो सेलिंग मैन होता है, लाइफ इंश्योरेंस बेचता है और उसी में उसको उस एक्सपीरियंस को इन्वॉल्व करता है और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस बेच के उसके मिलियंस ऑफ द डॉलर कमा लेता है। मतलब करोड़ों रुपए वो लाइफ इंश्योरेंस से ही बेच के बना लेता है। और वो हमेशा इस बात को याद रखता है कि वो सिर्फ 3 फीट पहले रुक गया, नहीं तो उसको सोना मिल जाता। लेकिन डर्बी जो है वो हमेशा ये बात खुद से बोलता है कि वहां तो मैं 3 फीट पहले रुक गया जहां पे मैं खुदाई कर रहा था, लेकिन अब जब कोई इंसान मेरे से बोल देगा कि मुझे नहीं लेना इंश्योरेंस, तो मैं वहां पे नहीं रुकने वाला। और डर्बी जो है वो उन छोटे ग्रुप्स में से आता था पूरे यूएसए में, जो कि पूरे साल भर में $1 मिलियन का क्या बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं। उन छोटे से ग्रुप में डर्बी आता था और उसने जो है इतना पैसा कमाया इससे कि वो उसकी लाइफ चेंज कर दी। और ये इस वजह से पैसा कमा पाया क्योंकि उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा, जो पास्ट की गलती थी उससे सीखा, जो 3 फीट फ्रॉम गोल्ड वाला था उससे सीखा और उसको अप्लाई किया लाइफ इंश्योरेंस वाले बिजनेस में, और उससे वो काफी ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे ऑथर बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं कि किसी भी इंसान के जिंदगी में सक्सेस आने से पहले वो मतलब अपने लाइफ में, अगर उसके लाइफ में सक्सेस आई है या फिर आने वाली होगी, तो वो फेलियर से जरूर मिलेगा, टेम्परेरी डिफीट से मिलेगा ही, जो कि कुछ समय के लिए होगी। टेम्परेरी इसलिए बोला गया है क्योंकि वो सिर्फ कुछ समय के लिए होगा डिफीट, वो कुछ समय के लिए हारेगा बस, फिर उसके बाद वो डिफीट हट जाएगा और वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन जब ये डिफीट ओवरटेक कर लेता है, किसी भी इंसान के ऊपर हावी हो जाता है, तो सबसे आसान तरीका होता है इंसान के लिए, वो यही होता है क्विट कर देना, भाग जाना उस काम से। और फिर क्विट करता है, फिर बाद में उसको रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों क्विट किया। और जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि अंकल और डर्बी थोड़ी देर के लिए डिफीट हुए थे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, बस 3 फीट वो और मेहनत कर लेते तो उनको गोल्ड मिल जाता। तो वही तो बोलते हैं डिफीट। मतलब वो जो 3 फीट का डिस्टेंस था वही उनका टेम्परेरी डिफीट था। वो जो हार थी वो सिर्फ 3 फीट की थी, 3 फीट वो और झेल लेता तो उनको गोल्ड मिल जाता। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि आपको क्विट नहीं करना है। अगर वो क्विट ना किए होते और लगे रहते तो उनको गोल्ड मिल जाता 3 फीट बाद। तो यही चीज ऑथर यहाँ पे बोलते हैं, और यही मेजॉरिटी ऑफ पीपल करते हैं कि वो जब कुछ भी नया काम शुरू करते हैं तो उनके लाइफ में हल्की सी डिफिकल्टी आती है, या फिर वो डिफीट हो जाते हैं किसी भी चीज में, हार जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हार जाते हैं। वो थोड़ी देर के लिए हारा होता है, लेकिन उनके दिमाग में इतना प्रेशर आ जाता है कि वो वहीं पे काम को छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं और कोई दूसरा काम शुरू कर देते हैं। तो क्विट नहीं करना है आपको। अगर आप हार रहे हो तो क्विट तो बिल्कुल, हारने की वजह से तो बिल्कुल क्विट नहीं करना है, क्योंकि वो पार्ट है, आगे आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और ये बुक जो है वो कोई ऐसे साधारण बुक नहीं है। इस बुक को लिखने में ऑथर को 25 साल लगे हैं, जिसमें वो 500 से भी ज्यादा लोगों का इंटरव्यू किया गया। वो 500 कोई नॉर्मल आदमी नहीं थे, वो मिलियनर थे, वो अपने टाइम के करोड़पति थे वो 500 लोग। और जिन्होंने शुरुआत 0 से की थी करोड़पति तक की, उन सबका ये इंटरव्यू लिया है, ये जानने के लिए क्या मतलब इनके अंदर ऐसा क्या है जो सक्सेसफुल हुए हैं। हाँ, मतलब आखिर एक अमीर इंसान क्यों अमीर होता है, ये चीज जानने के लिए वो 500 लोगों का इंटरव्यू किए हैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में। 25 साल के जीवन में उन्होंने 500 लोगों का इंटरव्यू करके इस बुक को लिखी है। तो खुद सोच लो इस बुक में कितनी ज्यादा नॉलेज आपको मिलने वाली है। और उन्हीं 500 लोगों से ही पूछा गया था, तो उन्होंने भी एग्जैक्टली यही चीज बोला कि जो सक्सेस थी वो उनको जस्ट एक स्टेप पहले डिफीट के मिली है। मतलब अगर वो उस डिफीट पे क्विट कर देता तो उनको सक्सेस न मिलती। मतलब वो भी थोड़ी देर के लिए हारे थे, वो 500 इंसान
लोगों का जो इंटरव्यू किया गया था वो सब अपने जिंदगी में एक न एक टाइम हारे ही थे, लेकिन अगर वो वहीं पे क्विट कर देता तो वो हार जाते, वो फेल हो जाते, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया। इसके बाद अगली कहानी है अ 50 सेंट लेसन इन परसिस्टेंस। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये भी सेम डर्बी की ही कहानी है, मतलब डर्बी और अंकल होते हैं उसके, उन्हीं दोनों के बीच की कहानी है। बढ़िया दूसरा केस है तो उसको समझते हैं हम लोग। एक बहुत ही पुरानी से मिल होती है, वहां पे जो डर्बी होता है वो और उसके अंकल जो है वो गेहूं पीस रहे होते हैं, चक्की बोल सकते हो, चक्की में वो लोग दोनों गेहूं पीस रहे होते हैं। तो एक अंकल जो है वो, उनके पास बहुत ही बड़ा फार्म होता है जिसमें बहुत सारे फार्मर्स रहते हैं और काम करते हैं। जो फार्मर्स थे वो बता दे रहा हूँ, पहले ब्लैक कलर फार्मर्स होते हैं वहां पे, यूएसए में उस टाइम पे बहुत ज्यादा ब्लैक व्हाइट चलता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो वहां पे ब्लैक कलर के फार्मर्स थे जो उनके अंकल के प्लॉट पे काम करते थे। तो क्या हुआ था, जो गेट था हल्का सा खुला हुआ था, उनके जो चक्की है उसका गेट खुला हुआ था, तो छोटी सी बच्ची आई जो कि ब्लैक कलर की थी, जो कि किसी बोल सकते हो किसान की बेटी थी। तो वो वहां पे आई अंदर और उसने एक जगह खड़ी हो गई, गेट पे एक जगह लेकर खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी तरफ देखा और चिल्लाकर बोला कि तुमको क्या चाहिए। तो वहीं पे बच्ची बोलती है, मेरी मम्मी ने मुझे भेजा है, मुझे 50 सेंट्स वापस कर दो। तो उसकी मम्मी ने उसे भेजा था उसके 50 सेंट्स लेने के लिए अंकल से। अंकल बोलते हैं मैं तुम्हें पैसा वगैरह नहीं देने वाला और अभी तुम अपने घर चले जाओ। तो अंकल उसको चिल्ला के बोलते हैं चीज। तो वो उत्ते पे वो बच्ची बोलती है यश शाह, इसका मतलब मुझे नहीं पता, जो भी होता है यश शाह का मतलब उसकी भाषा में कुछ होगा, इसका मतलब मीनिंग मुझे नहीं पता। और वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती बच्ची, वो वहीं की वहीं खड़ी रहती है। अंकल जो है वो अपना काम करने लगते हैं, उसको इग्नोर कर अपने काम में बिजी हो जाते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते बच्ची पे, वो वहीं पे खड़ी रहती है। और वो जो बच्ची है वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलती नहीं है। अंकल जो है उस देखते हैं उसके तरफ कि वो अभी भी खड़ी है और चिल्ला के फिर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला है कि तुम घर जाओ अभी, और अभी के अभी घर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। तो वो जो छोटी बच्ची होती है वो फिर सेम चीज बोलती है यश शाह, और फिर एक भी वो मतलब वहां से बिल्कुल हिलती ही नहीं है, ठीक है, वो एक भी इंच वहां से हिलती नहीं है, ये शब्द बोलती है, वो खड़ी रहती है एकदम उसी जगह पे। तो अंकल जो है वो उस पे तक गुस्सा आ जाते हैं कि वो जो काम कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि जो बोरी होती है जिससे गेहूं भरा होता है उसको गिरा देते हैं, और एक जो बैरल होता है, बैरल जिससे बनता है उससे उसकी लकड़ी होती है गोल गोल से, तो उसको उठाते हैं और उसको लेकर वो उस बच्ची की तरफ चले जाते हैं। उनके फेस को देख के लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, ठीक है, उनके फेस पे लगता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो डर्बी जो है वो बहुत डर जाता है, जो डर्बी होता है वो बहुत डर जाता है अपने अंकल को देख के। तो वो अपनी सांस रोक लेता है, उसको लगने लगता है कि उसके अंकल मर्डर कर देंगे और मैं इस मर्डर का विटनेस रहूंगा, उस बच्ची को मार देंगे वो अंकल। तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसको पता है कि जो उसके अंकल है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं। डर्बी भी जानता है कि इस एरिया में जो ब्लैक पीपल है वो इतने पावरफुल भी नहीं है, तो अंकल उसके खिलाफ कुछ ना कुछ उसको मार सकते हैं, पीट सकते हैं। तो वो डर्बी इस चीज को सोच के बहुत डर रहा था। जब अंकल पहुंचते हैं उस स्पॉट पे जहाँ पे बच्ची खड़ी होती है, तो वो बच्ची पीछे हटने की जगह एक कदम और अंकल के पास आ जाती है और उन्हें घूरने लगती है और चिल्ला कर बोलती है कि मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ पे भेजा है उनकी, आप उनके जो 50 सेंट्स है वो वापस करिए। 50 सेंट्स मतलब आधा डॉलर, $0.5। तो अंकल जो है वो रुक जाते हैं और उस बच्ची की तरफ देखते हैं कुछ समय के लिए, और फिर धीरे से जो अपने हाथ में लकड़ी लिए रहते हैं बैरल की, उसको गिरा देते हैं फ्लोर पे और अपने जेब में हाथ डालकर आधा डॉलर निकालते हैं, मतलब 50 सेंट्स निकालते हैं और उस बच्ची को दे देते हैं। और वो बच्ची पैसा लेकर वापस अपने घर चली जाती है और उसकी आंखें कभी नीचे नहीं होती, वो हमेशा ऊपर रहती है, क्योंकि उसने अभी अभी उस बड़े से आदमी को, बड़े से अंकल को जो है हराया होता है। और जैसे ही वो चली जाती है अंकल जो है एक बॉक्स पे बैठ जाते हैं और विंडो में बाहर देखते रहते हैं, 10 मिनट से ज्यादा तक वो देखते ही रहते हैं बाहर। और ये डर्बी के लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है कि उसने एक्सपीरियंस किया होता है कि एक छोटी सी बच्ची, वो भी ब्लैक बच्ची, वो कैसे मास्टर कर ली एक एडल्ट व्हाइट पर्सन को। वो अपनी लाइफ में इस चीज को पहली बार देखा होता है और उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं कि आखिर उस बच्ची ने चीज किया कैसे, क्या हुआ मेरे अंकल के साथ कि उनका जो गुस्सा था वो खत्म हो गया और वो एकदम भेड़िए की तरह शांत हो गए। मतलब उस बच्ची ने कौन सी ऐसी स्ट्रेंज पावर का इस्तेमाल किया जो उसने मास्टर कर लिया अंकल के ऊपर और अंकल को हरा दिया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं डर्बी के दिमाग में चल रहे थे और उसको जो इसका आंसर नहीं मिला, सालों तक उसका आंसर नहीं मिला, जब तक उसने ये बात ऑथर को नहीं बताई थी, नेपोलियन हिल को नहीं बताई थी। फिर बहुत साल बाद ऑथर और डर्बी मिलते हैं उसी सेम जगह पे, उसी ओल्ड मिल में ही जहाँ पे ये सारा केस हुआ था,
और जो डर्बी है वो सारी सेम चीज बात जो हुई पूरी कहानी वो ऑथर को समझाते हैं कि ऐसा हुआ, उस बच्ची ने उस अंकल को हरा दिया। तो पूरी गेम जो है वो बताते हैं कि क्या क्या स्टोरी हुई, ऑथर को समझाया जाता है। और यहाँ इस चीज को सुनने के बाद ऑथर बोलते हैं, ऑथर कहते हैं कि एग्जैक्टली मैंने अपने जीवन के 25 साल लगा दिए इसी पावर को पढ़ने के लिए, कैसे वो जो इलिटरेट और नासमझ बच्ची जो कि ब्लैक बच्ची थी वो कैसे एक इंटेलिजेंट व्हाइट मैन को हरा दी। इस पावर को समझने में मैंने, इस पावर की स्टडी करने में मैंने 25 साल लगाए और उसी पे एक बुक भी लिखी है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसको आप लोग पढ़ो, ऐसा ऑथर बोलते हैं। और यही सेम जो क्वेश्चंस उसके दिमाग में आ रहे होते हैं, डर्बी के दिमाग में बहुत साल पहले आए थे वो इंसिडेंट देखने के बाद, और वही सेम क्वेश्चन डर्बी अब पूछता है ऑथर से कि मतलब ऐसा कैसे हो गया, मतलब उस बच्ची ने कौन सी स्ट्रेंज पावर का इस्तेमाल किया कि वो मेरे अंकल को पूरी तरीके से हरा दी और मेरे अंकल शांत हो गए। और इस पे ऑथर बोलते हैं कि ये इस सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस बुक में मिल जाएगा। इस बुक में कुछ प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब किए हैं, उसमें मिल जाएगा आंसर। जो आपको मिलेगा इस बुक में वो पूरा रहेगा और कंप्लीट रहेगा, डिटेल्स के साथ होगा, इंस्ट्रक्शंस भी होंगे, कोई भी इसको समझ सके अच्छे तरीके से और अप्लाई कर सके अपने जीवन में, जैसे कि उस बच्ची ने एक्सीडेंटली अप्लाई किया था अपने जीवन में। आपको अपने माइंड को अलर्ट रखना है, आगे आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन सी पावर उस बच्ची ने इस्तेमाल करी। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे सारी चीज समझ में आती जाएगी, और जैसे ही आपको समझ में आएगा, मतलब जब आप अवेयर होगे इस पावर से, आप पहले चैप्टर में भी हो सकते हो और अगर पहले चैप्टर में नहीं हो तो आने वाले चैप्टर में हो जाओगे कि कौन सी पावर उस बच्ची ने यूज करी, मतलब उस पावर से अवेयर हो जाओगे जो उस बच्ची ने इस्तेमाल करी। तो जैसे ही आप अवेयर हो जाओगे वैसे ही आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचोगे, जो पास्ट में आपने गलती करी है उन सब चीज को सोचोगे, उस सब चीज को एनालाइज करोगे, उसको आप फ्रंट पे लाओगे, उसको आप प्रेजेंट में लाओगे ताकि आपका फ्यूचर बेटर हो सके। सेम चीज जो है डर्बी के साथ भी होती है। जैसे ही ऑथर समझा देते हैं उस टाइम पे डर्बी को कि उस बच्ची ने आखिर कौन सी पावर इस्तेमाल करी, तो डर्बी भी जो है वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को सोचने लगता है, जो उसके 30 साल के एक्सपीरियंसेस थे वो सारी चीजें सोचने लगता है, जो जो चीजें उसके लाइफ में हुई, जो जो गलतियां डर्बी ने करी हैं वो सारी चीजें डर्बी सोचने लगता है। जैसे कि 3 फीट फ्रॉम गोल्ड जो कि सबसे बड़ी गलती थी उसकी लाइफ की, उसके बारे में भी सोचता है, उसको एनालाइज करता है, तो वो सारी चीजें उसके दिमाग में आने लगती है। और वहां पे डर्बी भी बोलता है, डर्बी लाइफ इंश्योरेंस बन चुका होता है, ठीक है, तो डर्बी भी बोलता है कि जब भी कोई प्रोस्पेक्ट मुझे बोलता है बाहर खड़े रहो, मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए कोई भी तरीके का लाइफ इंश्योरेंस। कोई अगर उसका जो है कस्टमर ऐसे बोल देता है डर्बी का कि मुझे नहीं लेना है तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस, भागो यहाँ से, इस तरीके से अगर कोई कस्टमर उसका बोलता है तो डर्बी जो है खुद के अंदर वो छोटी बच्ची देखता है जो कि बाहर खड़ी रहती है ओल्ड मिल में, उस तरह वो भी खुद को देखता है कि वो भी खड़ा हुआ है बाहर इंश्योरेंस बेचने के लिए, और वो खुद से बोलता है कि मुझे ये सेल करनी है। और उसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल होती है वो तभी होती है जब कस्टमर उसको नो बोल देता है स्टार्टिंग में। अब वो सारी गलती अपने रिपीट करता है जो उसने बचपन में करी होती है, ठीक है, और वो सारी जो उसकी गलतियां थी, जो एक्सपीरियंस था, वो एज अ ब्लेसिंग की तरह उसके लिए होती है। अब यहाँ पे ऑथर कहता है कि सक्सेस और फेलियर, सक्सेस होता है फेलियर होता है, वो दोनों की जो जड़ होती है वो सिंपल एक्सपीरियंसेस ही होते हैं, ठीक है, उन दोनों की जड़ सिंपल से एक्सपीरियंसेस ही होते हैं। सोचो कितनी बेसिक चीज है, जो आपके लाइफ के एक्सपीरियंस होंगे, सिंपल एक्सपीरियंस, वही आपके फ्यूचर के सक्सेसेस और फेलियर्स को डिस्क्राइब करेंगे। और यहाँ पे डर्बी की बात करें तो डर्बी के भी जो एक्सपीरियंस थे वो बहुत ही सिंपल ही थे, ठीक है, कोई बहुत तोप एक्सपीरियंस तो नहीं था, उसको सिंपल एक्सपीरियंस ही था, लेकिन उस एक्सपीरियंस ने उसकी लाइफ तो चेंज कर दी ना, जैसे 3 फीट गोल्ड वाला और ये अंकल वाला। तो ये जो एक्सपीरियंस थे वो उसने लाइफ को चेंज कर दिया, उसको कहां से कहां पहुंचा दिया, गरीब था उसको मिलियनर बना दिया लाइफ इंश्योरेंस बेच। तो आपके भी लाइफ में इस तरीके के बहुत सारे सिंपल एक्सपीरियंसेस होंगे, अगर आप इसको एनालाइज करोगे, अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो आप भी कहीं ना कहीं पहुंच सकते हो, ये ऑथर बोलते हैं। और साथ ही साथ ये बोलते हैं कि उन लोगों का क्या होगा जिनके पास टाइम ही नहीं है अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करने, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को वो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो वो उनको नॉलेज ही नहीं मिलेगी। जब जो इंसान इस फेलियर को पढ़ेगा, उसमें नॉलेज ढूंढेगा, वही सक्सेस पे पहुंच पाएगा। और जो इंसान के पास टाइम ही नहीं है भाई कि फेलियर के बारे में स्टडी करे, तो उसकी लाइफ के फेलियर से उसकी स्टडी करे और नॉलेज गेन करे उससे, तो वो सक्सेस तक नहीं पहुंच पाएगा। और यहाँ पे बोलते हैं कि अब जैसे आपने देखा ना कि क्या बोलते हैं, डर्बी ने अपने फेलियर को, अपने डिफीट को कन्वर्ट कर दिया अपॉर्चुनिटी में। हाँ, तो ये एक आर्ट होती है कन्वर्ट करने की, एक कला होती है कि अपने डिफीट 3 फीट गोल्ड जो उसका डिफीट था, 3 फीट फ्रॉम गोल्ड जो उसका एक्सपीरियंस था, सिंपल सा डिफीट भी बोल सकते हो, उसको कन्वर्ट कर दिया एक अपॉर्चुनिटी में, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन बन गया जो कि मिलियनर था। तो वो कैसे हुआ, कौन सी आर्ट, कौन सी कला कष्ट इस्तेमाल करके कन्वर्ट किया, ये भी ऑथर आपको इस बुक में बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से, बस आपको बुक में बने रहना है,
ठीक है। तो बोल रहा है, ऑथर बोलते हैं कि इसका आंसर भी आपको इस बुक में मिल जाएगा, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। और मैंने इस बुक में, ऑथर बोलते हैं कि मैंने इस बुक में 13 प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं, तो उसमें डिटेल में आपको इसका आंसर मिल जाने वाला है। अब आपके भी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, जैसे कि इनके लाइफ में हुआ है, छोटी बच्ची वाला केस हुआ है, उस तरह आपके भी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ होगा, कुछ ना कुछ सिंपल एक्सपीरियंसेस भी होंगे। अब उसको बैठ के एनालाइज करो, फिर तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, अलग अलग हो सकता है भाई, अलग अलग लोगों का अलग अलग केस हो सकता है, तो मैं कोई केस बता नहीं सकता। फिर जो क्वेश्चंस आएंगे, जब तुम इस बुक को पढ़ोगे तुम्हारे सारे क्वेश्चंस क्लियर होते चले जाएंगे। वीडियो बुक को देखने के बाद जब आप बुक पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। मतलब आपको 90% चीजें तो क्लियर ही रहेंगी, सिर्फ 10% आपको बुक से ज्ञान लेना है, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि हम आगे बढ़ें और डिस्क्राइब करें प्रिंसिपल्स के बारे में, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। और यहाँ पे ऑथर का एक बहुत ही फेमस कोट है, नेपोलियन हिल के द्वारा लिखा गया हुआ, जो कि बहुत ही बढ़िया कोट मुझे लगता है। When riches begin to come, they come so quickly in such a great abundance that one wonders where they have been hiding during all those years. Riches का मतलब अमीर नहीं होता, riches का मतलब होता है वेल्थ। और जब आपके पास वेल्थ आना शुरू हो जाएगी तो इतनी ज्यादा वेल्थ आएगी कि जो दूसरे लोग होंगे वो सोचेंगे कि ये वेल्थ कहाँ से आ रही है, आपके पास कहाँ से आ रही है। जो आपके आस पड़ोस के लोग होंगे, जो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे, वो यही सोचेंगे कि आपकी किस्मत अच्छी हो गई, या फिर आप लॉटरी लग गई, या फिर आपका लक अच्छा है। वो यही सब सोचेंगे कि आपका लक अच्छा है इसीलिए आपके पास इतनी वेल्थ आ रही है। लेकिन आपको पता होगा कि आपने कैसे मेहनत करके उस वेल्थ को वहां तक पहुंचाया है, वो सिर्फ आप ही जानोगे। तो ये इसका मतलब है। बाकी लोग यही सोचेंगे कि आपका लक है, लेकिन आपको पता है कि आप कितना आगे तक लड़े हो और कितनी बार हारे हो तब वहां पे पहुंचे हो। इसके बाद ऑथर बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों का पॉपुलर बिलीफ है कि जो पैसा है वो सिर्फ हार्ड वर्क से आता है, जब हम हार्ड वर्क को लंबे समय के लिए करते हैं। और यहाँ पे ऑथर बोलते हैं, जब आप थिंक एंड ग्रो रिच करने लगते हो, मतलब आप सच में सोचने लगते हो, सोच के अमीर होने लगते हो, तो तुम ये चीज देखोगे कि जो पैसा है वो आता है, जो वेल्थ है वो आती है स्टेट ऑफ माइंड से और डेफिनेट ऑफ पर्पस और थोड़े से हार्ड वर्क से। ये तीन चीज से वेल्थ आती है। मतलब आपके पास वो रिच वाला, अमीरों वाला स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, एक डेफिनेट ऑफ पर्पस होना चाहिए, और थोड़ा बहुत आपको हार्ड वर्क लगे, या फिर बोल सकते हो ना के बराबर हार्ड वर्क लगेगा। और मेरे हिसाब से आपको और बाकी सारे लोगों को जानना होगा कैसे आप वो स्टेट ऑफ माइंड जो कि अमीरों के पास होता है, जिससे पैसे आते हैं, वो स्टेट ऑफ माइंड आप कैसे डेवलप करोगे। तो यहाँ पे ऑथर बोलते हैं, भाई साहब मैंने खुद 25 साल अपने जीवन के लगाए हैं रिसर्च करने, और मैंने 25,000 से ज्यादा लोगों का रिसर्च किया है। ऑथर खुद बोल रहे हैं बात कि ऑथर ने अपने जीवन के 25 साल लगा के 25,000 लोगों के ऊपर रिसर्च किया और एनालाइज किया है, क्योंकि उन्हें भी जानना था जो एक्चुअल में कैसे अमीर लोग अमीर बनते हैं, कि क्या उनके अंदर ऐसा होता है जो अमीर बन जाते हैं। तो उनको भी जानना था, इसी वजह से बुक लिखी गई है। ठीक है, बिना रिसर्च किए बुक लिखी ही नहीं जा सकती। फिर उसके बाद अगली स्टोरी के बारे में डिस्कस होता है। अगली स्टोरी बताते हैं ऑथर कि जो बिजनेस डिप्रेशन था, मतलब आर्थिक स्थिति खराब होना, जैसे कि हमारे इंडिया में हुआ था, जैसे कोरोना वायरस आने की वजह से इकोनॉमी खराब हो गई थी, आर्थिक स्थिति देश की खराब हो गई थी, उसी तरह यूएसए में भी हुआ था। 1929 में बिजनेस डिप्रेशन आ गया था और वो बहुत लंबे समय के लिए चल रहा था, जिसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का भरोसा उड़ गया अपने देश के ऊपर से, अपनी करेंसी के ऊपर से उस टाइम पे। तब वहां पे आया प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। जैसे ही प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की एंट्री होती है तो जो डिप्रेशन है वो खत्म होना शुरू हो गया। सब लोगों का एक भरोसा बनना शुरू हो गया अपने देश के ऊपर, अपनी कंट्री के ऊपर, अपने प्रेसिडेंट के ऊपर भी, अपनी करेंसी के ऊपर भी। जो ये बिल्कुल बोल सकते हो ऐसे हुआ कि जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन आया थिएटर में और सारी बत्तियां जला दी। बिल्कुल ऐसे हुआ कि पूरा जो अंधेरा छाया हुआ था वहां पे देश पे, वो एकदम जा चुका था, वो लाइट आ गई थी वहां पे। तो इस तरीके से हो गया, मतलब सारे लोगों का फेथ आ गया था। और यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि जो प्रिंसिपल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके इंस्ट्रक्शन को यदि आप फॉलो करते हो और अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देते हो, तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इम्प्रूव होने लगेगा। और साथ ही साथ आप जो भी चीज टच करोगे, जो भी प्रोजेक्ट या फिर बिजनेस कुछ भी टच करोगे, वो एसेट में कन्वर्ट हो जाएगी। वो आपको बहुत बेनिफिट करने वाली है। एसेट मतलब वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, उसको एसेट बोलते हैं। आपको लग रहा होगा कि यार मैं कैसी बात कर रहा हूँ, कौन से प्रिंसिपल्स, ये सब क्या चीजें मैं बकवास कर रहा हूँ, आखिर कोई प्रिंसिपल से मेरी जिंदगी कैसे चेंज हो सकती है, ये तो इम्पॉसिबल है। आपको ऐसे ही लग रहा होगा ना, इम्पॉसिबल सा लग रहा हो। तो यहाँ पे ऑथर एक और कमेंट मारते हैं, बोलते हैं कि इंसान की जो सबसे गंदी आदत है कि उसको
इम्पॉसिबल वर्ड के बारे में पता है, उसको नहीं पता होना चाहिए इम्पॉसिबल वर्ड के बारे में। उसको ये पता है कि कौन सारे रूल्स काम नहीं करेंगे और कौन सारी चीजें जो है वो काम नहीं करने वाली। और ये बुक जो है वो लिखी गई है उन्हीं लोगों के लिए जो कि वो सारे रूल्स जानना चाहते हैं जो सक्सेसफुल लोगों के पास है, और वो चाहते हो वो रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना ताकि वो भी सक्सेसफुल हो सके। बहुत साल पहले ऑथर भी एक बुक खरीदते हैं, डिक्शनरी खरीदते हैं अच्छी से, और सबसे पहला काम वही करते हैं डिक्शनरी के साथ कि उस डिक्शनरी में से जो इम्पॉसिबल वर्ड होता है उसको फाड़ के फेंक देते हैं। मतलब होता है अच्छे से सिर्फ इम्पॉसिबल वर्ड वाला पार्ट को काटते हैं और फेंक देते हैं उस बुक से। और ऑथर बोलते हैं आप बिल्कुल ऐसा मत करना, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, वो मैंने किया है बट आप मत करना। और सक्सेस जो है उन्हीं लोग को मिलती है जिनका दिमाग सक्सेस कॉन्शियस होता है। नहीं तो आप अगर यदि आपका दिमाग फेलियर कॉन्शियस है तो आपको सक्सेस कभी नहीं मिलने वाली। आपका दिमाग सक्सेस कॉन्शियस होना चाहिए सक्सेस के लिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। इस बुक का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपके दिमाग को फेलियर कॉन्शियसनेस से कन्वर्ट करे सक्सेस कॉन्शियसनेस में। और दूसरी जो इंसान की सबसे गंदी आदत है वो ये है कि वो सारी चीजों को मेजर करता है। सब इंसान को मेजर करता है, चीजों को मेजर करता है अपने खुद के इंप्रेशन से, खुद के बिलीफ से। अब जैसे आपका कुछ बिलीफ बना हुआ होगा, मेरा कुछ बिलीफ होगा, और हम सारे लोग उस बिलीफ के बेसिस पे एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। तो मतलब इसको ऐसे समझो कि जैसे अब मान लो कि कोई बाहर से एलियन आ गया और उस एलियन की नाक नहीं है, तो सब लोग उसको घूरेंगे, उसको देखेंगे, उसका कुछ लोग मजाक भी उड़ाएंगे, उसको बोलेंगे कि कितना अजीब है। बट वो अजीब नहीं है भाई, वो आपने अपना लिमिट बना लिया ना, आपने बोल दिया कि नाक का शेप ऐसा होना चाहिए, वो आपने अपना खुद का बिलीफ बना लिया कि नाक का शेप ऐसा होना चाहिए। भाई वो एलियन परफेक्ट है अपने देश में, अपने जहां से वो प्लेनेट से आया वहां के हिसाब से परफेक्ट है, बट आपके बिलीफ के हिसाब से वो परफेक्ट नहीं है, इसीलिए आप उसे घूर रहे हो, सब घूर रहे हैं। तो ये चीज, ये मैं एज ए एग्जांपल नहीं, मुझे पता बहुत गंदा एग्जांपल है, बट लेकिन मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था तो मैंने ले लिया। तो ऐसा ही होता है कि आप लोगों ने भी अपना कुछ बिलीफ सेट किया होगा। कुछ लोगों का रिलीजियस बिलीफ होता है, मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग बिलीफ है, और हम लोग उसी बिलीफ के बेसिस पे एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। तो ये बहुत गंदी आदत है, ऑथर बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग होंगे पढ़ेंगे इस बुक को, कुछ लोग ये भी सोचेंगे थिंक एंड ग्रो रिच। ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, कोई सोच के कैसे अमीर हो सकता है, कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे। तो अगर वो ऐसा सोचते हैं कि सोच के कोई अमीर नहीं हो सकता, तो वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि वो उनका बिलीफ है ना, ऐसा वो उनका बिलीफ ही ऐसा है। वो बचपन से ही रहे हैं, गरीबी में रहे हैं, पॉवर्टी में रहे हैं, वो देखें अपने पेरेंट्स लोगों की कि बिना मतलब मेहनत के तो पैसा आ ही नहीं सकता, मेहनत करना ही पड़ेगा, सोचने से थोड़ा ना पैसा आता है। तो वो उनका एक बिलीफ बना हुआ है कि मेहनत बिना पैसा नहीं आ सकता, भाई ये हो ही नहीं सकता, थिंक एंड ग्रो रिच, ऐसा थोड़ा ना होगा कि सोचने से पैसा आ जाए। तो उनके हिसाब से वो चीजें सही है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक लिमिटेशन सेट कर रखी है, अपनी एक बिलीफ बना के रखा है, इसी वजह से उनके हिसाब से ये चीज सही है कि सोच के कोई अमीर नहीं हो सकता। ये चीज ऑथर समझाते हैं। और इसी से एक ऑथर कहानी भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक कहानी है जहाँ पे क्या होता है कि एक चाइनीज आदमी होता है, चाइनीज स्टूडेंट होता है, वो आता है अमेरिका के कॉलेज में पढ़ने के लिए। तो वहां पे जो है कॉलेज का नाम होता है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, उसको अटेंड करने वो वहां पे आता है। तो एक दिन जो उस कॉलेज के प्रेसिडेंट होते हैं जिनका नाम होता है हार्पर, वो आके उस यंग बच्चे से पूछते हैं कैंपस पे ही कि तुमको मतलब कैसा फील होता है कि तुमको सब लोग इतना देखते हैं। तो वहां पे चाइना मैन पूछता है कि यार मुझे क्यों सब लोग इतना नोटिस करते हैं, मुझे क्यों इतना देखते हैं, मैं क्यों इतना नोटिसेबल हूँ। तो वहां पे प्रेसिडेंट होते हैं वो बोलते हैं क्योंकि तुम्हारी आंख थोड़ी सी टेढ़ी है, तो इस वजह से तुमको सब लोग नोटिस करते हैं। यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि मतलब अगर आपकी आंख सीधी है तो आप उसको अपना बिलीफ बना लियो ना कि आपकी आंख सीधी है तो सीधी ही रहनी चाहिए, किसी और की कुछ और है तो वो गलत है। या फिर वो बोल सकते हो कि वियर्ड है, या फिर वो नोटिसेबल है। क्यों नोटिसेबल है वो चीज, अब वो तो आपने बिलीफ बना लिया ना कि आपकी आंख सीधी होनी चाहिए, ऐसा थोड़ा ना है किसी, वो आपकी है ना, बाकी लोगों की अलग होगी। तो वही चीज ऑथर यहाँ बोलते हैं कि आपने अपना एक बिलीफ बना लिया, उसी के बेसिस पे उस सामने वाले पर्सन को आपने जज किया है, उसको कंपेयर कर रहे हो, मेजर कर रहे हो कि वो उसकी आंख टेढ़ी है, मेरी सीधी है, तो वो मेजरमेंट आप कर रहे हो। तो ये इस वजह से बोलते हैं ऑथर की बहुत बेवकूफी वाली हरकत है कि आपने एक लिमिटेशन बना ली है और उसी लिमिटेशन के बेसिस पे मेजर कर रहे हो कि उसकी आंख तिरछी है और वो हम लोग के जैसे सेम नहीं है। तो ये चीज गलत है। और फिर यहाँ पे ऑथर दूसरी चीज डिस्कस करते हैं हेनरी फोर्ड के बारे में कि जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं वो हेनरी फोर्ड के अचीवमेंट को देखते हैं, उसको बोलते हैं कि मतलब उसके बहुत अच्छी किस्मत है, बहुत अच्छा लक है। और कुछ ही लोग होते हैं जो बोल सकते हो कि लाख में से एक ही बंदा होगा जिसको एक्चुअल जो सीक्रेट होता है हेनरी फोर्ड के बारे में, हेनरी फोर्ड के सक्सेस का सीक्रेट वो पता होता है। और वो सीक्रेट ही बोल सकते हो इतना ज्यादा सिंपल सीक्रेट है उसके सक्सेस का, इतना ज्यादा मॉडेस्ट सीक्रेट है कि कोई उसके बारे में बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि सीक्रेट ही बहुत ही सिंपल है ना, तो कोई सोचता ही नहीं कि इसके बारे में डिस्कस करना है, सबको पता ही होगा। और अभी मैं एक स्टोरी बताने वाला हूँ, मतलब एक ट्रांजेक्शन करूंगा, इससे आपको एग्जैक्टली सीक्रेट क्या है वो पता चल जाएगा। आज से कुछ साल पहले फोर्ड डिसाइड करते हैं अपना V8 इंजन प्रोड्यूस करना। V8
मोटर जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस है, आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता दे रहा हूँ। V8 मोटर एक ऐसा मोटर है जो कि बहुत फेमस है, बस इतना समझ। तो वो कुछ साल पहले इन्वेंट नहीं हुआ था, तो वो कैसे इन्वेंट हुआ उसकी कहानी यहाँ पे ऑथर हमको समझाने वाले। फोर्ड ने सोचा कि एक ऐसा इंजन बनाया जाए जिसके अंदर पूरे 8 के 8 सिलेंडर एक ब्लॉक के अंदर अच्छे से आ जाए। तो उन्होंने अपने इंजीनियर्स को बोल दिया कि तुम एक ऐसा सिलेंडर प्रोड्यूस करो जो एक ब्लॉक के अंदर 8 सिलेंडर्स के साथ हो, ऐसा इंजन बनाओ। तो जो डिजाइन था वो पेपर पे उनके इंजीनियर्स ने बनाया और उनको दिखाया, और इंजीनियर्स ने उनसे बोला कि सर ऐसा ऐसा तो बनाना पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। तो फोर्ड ने बोला कि किसी तरह हो, तुम्हें बनाना तो पड़ेगा भाई, चाहे जैसे हो तुम्हें बनाना पड़ेगा। फिर उनके इंजीनियर्स बोलते हैं कि सर ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे होगा? तो फोर्ड ने कहा देखो, तुमको अगर जॉब पे रहना है तो तुमको करना पड़ेगा, तो तुम्हें जितना टाइम लेना है करो, टाइम लो, लेकिन मुझे V8 इंजन चाहिए। V8 इंजन मतलब ऐसा इंजन जिसके अंदर 8 सिलेंडर हो एक ही ब्लॉक्स के अंदर। अब इंजीनियर लग गए अपने काम पे, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर वो काम ना करते तो वो जॉब से निकल जाते, तो वो काम पे लगे ना, और 6 महीनों तक वो लगे थे काम पे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो 6 महीना जाने के बाद जब उनके पास जब ये आते हैं फोर्ड और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो ये सिंपल सा जवाब देते हैं, सर कुछ नहीं हुआ और मुझे सारी चीजें इम्पॉसिबल लग रही है। सेम इनके इंजीनियर्स वही वापस से रिपीट करते हैं कि सर कुछ हो नहीं रहा है, मुझे इम्पॉसिबल सा लग रहा है। फिर भी ये बोलते हैं कि फोर्ड बोलते हैं कि तुम्हें जितना टाइम लेना है लो, लेकिन इस काम को किए बगैर तुम्हें नहीं छोड़ना है, तो तुम लगे रहो इस पे। फिर क्या होता है, फिर वो इंजीनियर्स लग जाते हैं और साल के खत्म होते होते जो इनके इंजीनियर्स हैं वो फिर से सेम चीज इन्फॉर्म करते हैं कि सर कुछ नहीं हो पा रहा, हमसे नहीं बन रहा। फिर भी फोर्ड वही चीज रिप्लाई करते हैं कि आप लगे रहो चाहे जितना टाइम लगे, क्योंकि मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला, तो तुम इसमें लगे रहो। फिर वो फिर से लग जाते हैं, 1 साल होने के बाद भी वो इंजीनियर जो है लगे रहते हैं उसी काम पे। फिर क्या होता है, एक मैजिक होता है और वो कुछ सीक्रेट डिस्कवर होता है और वो चीज जो है बन जाती है, मतलब V8 इंजन बन जाता है और वो फोर्ड को बताते हैं उनके इंजीनियर्स की बन गया, और फिर उसको ये लोग काम पे ले लेते हैं, उसको इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ये इस स्टोरी से आप क्या सीखते हो कि जो फोर्ड का डिटर्मिनेशन है, जो मिस्टर फोर्ड का जो जिद थी वो जीत जाती है एक बार फिर से। अब जो लोग सोचते हैं थिंक एंड ग्रो रिच होने के बारे में, मतलब जो लोग सोच के अमीर होना चाहते हैं, वो ये स्टोरी में से ही निकाल सकते हैं, वो खुद से स्टोरी में से जो फोर्ड का सीक्रेट है वो निकाल सकते हो। आपको बताने की जरूरत नहीं, आप इतने खुद ही स्मार्ट हो, खुद ही इतने दिमागदार हो कि जो स्टोरी मैंने आपको बताई आप उससे ही फोर्ड का जो मिलियनर बनने का सीक्रेट है वो खुद से ही अब तक आपको पता चल गया होगा स्टोरी को सुनते ही। और यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि हेनरी फोर्ड सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो प्रिंसिपल्स जो होते हैं सक्सेस का उसको समझते हैं अच्छी तरीके से और अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। एक उनमें से जो प्रिंसिपल है वो डिजायर है। डिजायर का मतलब होता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चीज चाहिए, ठीक है। डिजायर का मतलब होता है नोइंग व्हाट यू वांट, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चीज चाहिए अपने लाइफ में, इसी को बोलते हैं डिजायर। और ये जो है फोर्ड की स्टोरी को तुम पढ़े होगे तो तुमको खुद ही समझ में आ गया होगा सीक्रेट कहाँ छुपा हुआ है। और अब उस सीक्रेट पे अपना हाथ रखो, जहां पे तुम्हें समझ में आ गया कि सीक्रेट है, और उस सीक्रेट पे अपना हाथ रखो और उस सीक्रेट को अपनी लाइफ में अप्लाई करो। इसके बाद अगला एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक आता है जो कि एक पोएट का होता है जिनका नाम हेनली होता है। उन्होंने एक लाइन लिखी होती है अपने पोएम में, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट एंड आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। ये चीज जो है ऑथर हाईलाइट करते हैं और ऑथर बोलते हैं हमसे कि ये जो पोएट है हेनली, इसने हमको बताया बहुत अच्छी तरीके से कि इस लाइन का ये मतलब है कि हमारे पास हमारे जो थॉट्स हैं उसका कंट्रोल है, हमारे पास पावर है हमारे कि हम कंट्रोल कर सके अपने थॉट्स को। ये लाइन को अभी बहुत डीपली में समझाया जाएगा, आगे समझाया जाएगा। अभी के लिए इतना समझो कि हमारे पास कंट्रोल है, हमारे पास पावर है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सके, हमारे पास इतनी शक्ति है हम सबके पास कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इतना समझो बस अभी के लिए। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में आगे, बस अपना दिमाग खोले रहना। और ऑथर बोलता है कि जो पूरी दुनिया है ये ईथर में रह रही है, पूरी दुनिया के लोग ईथर के अंदर रह रहे हैं। ईथर को बोल सकते हो एक तरीके की एनर्जी है जो कि बहुत ही ज्यादा हाई रेट ऑफ वाइब्रेशन से मूव होती रहती है, बहुत ज्यादा। और ये ईथर जो है वो यूनिवर्सल पावर से भरी हुई है पूरी तरीके से, और ये जो ईथर है इसी के अंदर हम लोग रह रहे होते हैं। और इस ईथर में इतनी पावर होती है कि जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारे दिमाग में जो चीजें होती हैं उसको, जो थॉट्स होते हैं उसको ये ईथर रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ऐसा समझो कि जो हमारे दिमाग में हमने जो थॉट्स को होल्ड किया हुआ है, ये ईथर क्या करते हैं, जहां पे हम रह रहे होते हैं, ये ईथर
हमारे दिमाग के थॉट्स को इस्तेमाल करते हैं और हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि हम फिजिकली जो हमारा थॉट्स हैं उसको हम रियलिटी में कन्वर्ट कर दें। ये इसका कहने का मतलब समझ लो, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ईथर क्या करता है, आपकी सोच को, जो आपकी सोच होती है उसी से आपको इन्फ्लुएंस करता है। आपकी सोच जो होती है उसी से आपको इन्फ्लुएंस कर देता है और आपको बिल्कुल वैसा बना देता है। ये ईथर का काम होता है। और ईथर वो जगह है जहां पे मैं, आप और हम सब लोग रह रहे हैं, वो ईथर है। अब ऑथर थोड़ी और गहराई में जाते हैं और गहराई में जाकर इसको और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ऑथर बोलते हैं कि पोएट ने हमको एक बहुत बड़ा सच बताया है, बहुत बड़ा सच बताया है। आपको अभी तक पता चल गया होगा कि क्यों आप अपने फेट के मास्टर हो और अपने सोल के कैप्टन हो। क्यों हो वो आपको अभी तक समझ में आ गया हो, क्योंकि आप अपने जो थॉट होती है, अपनी सोच को तो आप कंट्रोल में कर सकते हो ना, और फिर आप जैसा सोचोगे वैसे ही ईथर आपको बना देगा। जैसा आप सोचोगे वैसे ही ईथर आपको कन्वर्ट कर देगा, वैसे ही आपको ईथर इन्फ्लुएंस करेगा, प्रैक्टिकली आप वैसे बन जाओगे। हाँ, अब यहाँ पे ऑथर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि पोएट ने बहुत ज्यादा जोर डाला है इस पॉइंट पे कि ये पावर तो काफी सही है, बट इस पावर की एक खराबी है। एक खराबी ये है, पावर जो है वो नहीं समझ पाती डिस्ट्रक्टिव थॉट और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स के बीच में अंतर। मतलब अगर आप कुछ गलत सोच रहे हो, जैसे गरीबी, पॉवर्टी, ये सब सोच रहे हो तो आप वैसे बन जाओगे। वहीं पे कुछ कंस्ट्रक्टिव सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, रिचेस, वेल्थ, ये सब के बारे में सोच रहे हो तो आप वैसे बन जाओगे। तो ये थोड़ी सी कमी है इस पावर में कि ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, ये अंतर नहीं जान पाता कि क्या कंस्ट्रक्टिव है और क्या डिस्ट्रक्टिव है। फिर ऑथर ने बहुत अच्छी लाइन बोली है, वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ऑथर बोलते हैं आपके दिमाग में जो विचार होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, अगर आप उसको, जो डोमिनेटिंग थॉट्स होते हैं, मतलब जो हर टाइम 24 घंटे आपके दिमाग में रहते हैं, कोई भी हो सकता है, कुछ तरह के भी थॉट्स हो सकते हैं वो डोमिनेटिंग थॉट्स आपके दिमाग को मैग्नेटाइज कर देते हैं, मतलब आपके दिमाग को चुम्बक बना देते हैं। जो आपका दिमाग होता है, आपकी शरीर होती है, वो चुम्बक बन जाती है थॉट के वजह से, डोमिनेटिंग थॉट की वजह से। अगर आप अच्छी चीजें सोचोगे, पॉजिटिव चीजें सोचोगे, पैसों के बारे में सोचोगे, हार्ड वर्क के बारे में सोचोगे, लोगों के बारे में अच्छा सोचोगे, तो आपका दिमाग, आपकी पूरी शरीर मैग्नेट बन जाएगी उसी चीज को लेकर। मतलब कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छे लोग आपके पास आएंगे, अच्छे लोगों से आप मिलोगे। पैसे के बारे में सोचोगे, पैसे कमाने के बारे में सोचोगे तो पैसा कमाओगे। वहीं पे आप गलत चीज सोचोगे, नेगेटिव चीजें सोचोगे, दूसरों के बारे में गलत सोचोगे तो आपके साथ भी वैसा होगा। आपके पास गलत चीजें आएंगी, आपकी बॉडी मैग्नेटाइज हो जाएगी गलत लोगों के लिए, तो हमेशा आपके पास नेगेटिव चीजें आएंगी, नेगेटिव लोग आएंगे। तो ये बहुत पावरफुल चीजें हैं जो ऑथर यहाँ पे शेयर करते हैं। मतलब वो आपकी बॉडी को मतलब आपकी बॉडी के पास वही चीजें आएंगी, सीधे सीधे बोला जाए तो आपकी बॉडी के पास या आपके पास का जो एनवायरमेंट है वो वैसा ही बनेगा जैसे आपके थॉट्स होंगे। आपकी सोच ही जो है वो आपके आसपास का एनवायरमेंट डिसाइड करेगी। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके आसपास का एनवायरमेंट होगा, वैसे ही आपका स्टेटस होगा जैसा आप सोचोगे। ताकि वो जो आपका एनवायरमेंट है और आपकी थॉट सिंक होता है, जैसा सोचते हो वैसा ही एनवायरमेंट आपके पास होता है। यहाँ पे ऑथर हमको बोलते हैं कि अगर हमको ग्रेट वेल्थ चाहिए, हमको काफी ज्यादा पैसा चाहिए, तो हमको पहले अपने दिमाग को, जो हमारा दिमाग है, उसको मैग्नेटाइज करना पड़ेगा, उसको चुम्बक बनाना पड़ेगा। ऐसे डिजायर को लेके, किसी ऐसे थॉट को लेकर उसको दिमाग में भरना पड़ेगा, अपने दिमाग में ऐसे डिजायर को डालना पड़ेगा, ऐसे सपने को डालना पड़ेगा जो सच में हमको अमीर बना सके, और उसी सपने को हमेशा सोचते रहना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? मतलब आपके सपना नहीं बोल सकते, आपको एक ऐसा एम रखना होगा, अपने दिमाग में ऐसा एक एम रखना होगा जो आपको एक्चुअल में अमीर बना सके। ऐसा प्लान रखना पड़ेगा, ऐसा एम रखना पड़ेगा जो आपको सच में अमीर बना सके, और हर टाइम उस प्लान के बारे में सोचना पड़ेगा। जब आप हर टाइम उस प्लान के बारे में सोचोगे तो आपका दिमाग जो है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, आपके दिमाग जो है वो एक तरीके से चुम्बक बन जाएगा। आपका पूरा एनवायरमेंट जो है वैसा होने लगेगा जैसा आप सोचोगे। वो क्योंकि जो एनवायरमेंट है वो आप खींचोगे, मतलब जब आप चुम्बक बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट करोगे वही चीजें जो आप सोच रहे हो, ऐसा हो जाएगा। इसी वजह से आपको अपने दिमाग को मनी कॉन्शियस बनाना पड़ेगा, जो कि आपके पास हाई अमाउंट ऑफ वेल्थ को आपके पास ले आएगा। यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि हेनली कोई फिलोसोफर तो था नहीं, वो पोएट था तो उसने अपना काम किया, अच्छी से लाइन तो लिख दी लेकिन उसका मतलब नहीं समझाया। तो यहाँ पे ऑथर ने उसका मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब ऑथर बोलते हैं कि हम जा रहे हैं पहला प्रिंसिपल को पढ़ने। ठीक है, पहला प्रिंसिपल की जो बारे में है वो अगले चैप्टर से, चैप्टर 2 से हमारा पूरा प्रिंसिपल शुरू हो जाएंगे, 13 के 13 प्रिंसिपल।
तो जो पहला प्रिंसिपल है चैप्टर 2 में डिस्क्राइब किया गया है, तो आपको ऑथर बोलते हैं कि आपको अपना दिमाग खोल के रखना है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, देखते जाओगे वीडियो बुक, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कोई ये जो चीजें बताई जा रही है किसी एक इंसान की नहीं है। ये प्रिंसिपल काफी सारे बोल सकते हो कि 500 से ज्यादा लोगों के लाइफ के एक्सपीरियंस से लिए गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा अमीर थे और उन्होंने स्टार्ट अपनी जिंदगी गरीबी से की थी, थोड़े एजुकेशन के साथ, जो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, वो प्रिंसिपल्स उनके लिए काम किए, आपके लिए भी काम करेंगे अगर आप इनको सही से इस्तेमाल करोगे तो। अब ऑथर बोलते हैं कि आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, हार्ड नहीं होगा। ऑथर खुद ही ये चीज बोल रहे हैं। और साथ ही साथ आप अगले चैप्टर में जाओ, ऑथर चाहते हैं कि आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको दें, और ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है आपकी पूरी जो फाइनेंशियल डेस्टिनी है उसको चेंज कर सकता है, क्योंकि इसने 2 लोगों की डेस्टिनी ऑलरेडी चेंज कर दी है। 2 लोगों की जो फाइनेंशियल डेस्टिनी है, फाइनेंशियल डेस्टिनी मतलब है कि 2 लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर दिया है। अब ऑथर यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं 2 लोगों के बारे में, जिनमें से एक उनका जो है वो खुद का बेटा होता है और दूसरा जो है वो उनका दोस्त होता है, जो कि आज से करीब 15 साल पहले सैलम कॉलेज में ऑथर से मिलता है। ऑथर सैलम कॉलेज पहुंचे हुए होते हैं अपना कमेंसमेंट स्पीच डिलीवर करने के लिए। उस स्पीच में ऑथर बहुत ही अच्छी तरीके से उस प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं जो अगले चैप्टर में दिया है। चैप्टर 2 में जो जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो ऑथर बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कमेंसमेंट स्पीच में अपने, जो कि सैलम कॉलेज में होता है। वहां पे इनका ये दोस्त बैठा होता है, वो उस टाइम पे इनका दोस्त स्टूडेंट रहता है, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट। वो इनकी स्पीच को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुनता है और उसको अपने लाइफ में अप्लाई भी करता है और उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेता है, अपने लाइफ का एक हिस्सा बना देता है और उसको अपनी लाइफ में इतनी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है कि वो आगे चलकर कांग्रेस का मेंबर बन जाता है। और इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब इसका काफी वैल्यू रहती है पार्लियामेंट में इस आदमी की, जो ऑथर का बहुत अच्छा दोस्त रहता है। और ये जैसे ही बुक पब्लिश होने वाली थी उसका लेटर मेरे पास आया और उसमें उस लेटर ने अपना उसने ओपिनियन दिया कि वो क्या चीज सोचता है उस प्रिंसिपल के बारे में, कि वो कितना काम का प्रिंसिपल है या नहीं, उसके बारे में वो लेटर वहां पे उस लेटर में वो लेटर लिख के उसने मुझे भेजा है। और वो लेटर मैं इस बुक में, थिंक एंड ग्रो रिच बुक में अटैच कर रहा हूं ताकि आप लोग उसको पढ़ सको। उस लेटर में क्या था मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लेटर अटैच कर दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हो। तो बस उसमें आप इतना समझ लो कि जो स्टूडेंट होता है वो बोलता है कि नेपोलियन सर, मैं आपके जो आपने कमेंसमेंट स्पीच दी थी मेरे कॉलेज में आके उस दिन, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ और आपकी स्पीच ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। वो जो प्रिंसिपल आपने मुझे बताया था अच्छे से, उसकी वजह से ही आज मैं कांग्रेस का मेंबर बन चुका हूँ। और यूएसए में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने आइडिया को कन्वर्ट करना है पैसे में, और बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, और इन सब की अब मुझे पता है आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आप इन सब की मदद कर सकते हो। आप बुक लिखो और इन सब की मदद करो, और जैसे आप अगर बुक लिखोगे और जैसे आपकी बुक आएगी तो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले प्रिंट मुझे भेजो अपने खुद के ऑटोग्राफ के साथ। मैं बहुत खुशी खुशी इसको पढ़ना चाहूंगा।